Good morning, students. This is Anand Shrivastava, Humanities teacher, class 12th. Students, in this lecture, we will discuss theme 11, Rebels and the Raj of History. Students, while we are starting the chapter, then on the first page of the chapter, that means on page number 288, there is a story of revolt is given कि on 10 May 1859 sepoy in the cantonment of Meerut broke out in mutiny. It began in the lines of the native infantry, spread very swiftly to the cavalry and then to the city. The ordinary people of the town and surrounding villages joined the sepoys. The sepoys captured the bell of arms where the arms and ammunition were kept and proceed to attack the white people and ransack and burn their bungalows and property. तो कुल मिलाकर हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि 10 मई 1857 को आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी और ये शुरुआत जो सिपाही हैं मेरठ में वो लोग करेंगे। अच्छा, अब सारी बात क्या है? सारी बात ये है कि ये लोग मेरठ में जब इस घटना को अंजाम देंगे तो उसके बाद वो तुरंत ही 11 मई को दिल्ली की ओर कूच कर देंगे। वक्त खान नाम का उनका लीडर होगा जिसके साथ वो मेरठ की ओर कूच करेंगे। साथ ही साथ यमुना रिवर पर ये लोग नाव का एक पुल बना के कहाँ निकल जाएंगे? ये सीधे दिल्ली निकल जाएंगे और वहाँ पर जो बहादुर शाह हैं उन एम्परर को ये परस्यू करेंगे कि आप हमारे रिवॉल्ट के लीडर बने और आप ही हमारे शहंशाह हैं, जो कि मुग़ल सल्तनत के आखिरी वारिस हैं और दिल्ली में रहते हैं। ब्रिटिशर्स ने इनको पेंशनाइज कर दिया है। अगर हम देखें तो 12 और 13 मई तक नॉर्थ इंडिया लगभग क्वाइट रहेगा, वहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बट लेकिन उसके बाद ये रिवॉल्ट जो है आगे बढ़ता जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि पैटर्न क्या है रिबेलियंस का। तो हम सभी जानते हैं कि ये सिपाही म्यूटनी एनफील्ड कंपनी के जो बुलेट्स हैं, जो राइफ़ल्स हैं, उनमें जो बुलेट्स लोड होते हैं उनके अगेंस्ट हो रही है, क्योंकि ऐसा र्यूमर फैल चुका है कि उन बुलेट्स के अंदर काऊ और पिग का चर्बी है और उन बुलेट्स को पहले लोड करना होगा किसके अंदर, जब राइफ़ल में लोड करना होगा तो उससे पहले उन्हें मुंह से फाड़ना होगा, जिससे कि दोनों लोगों के रिलीजन क्या होंगे, थ्रेट होंगे। अब अगर हम देखें तो रेबेलियंस कर क्या रहे हैं? रेबेलियंस ट्रेजरी को, टेलीग्राफ ऑफिस को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, बंगलोज को, रिकॉर्ड्स को, जो कुछ भी कनेक्टेड है सफ़ेद लोगों से, वाइट मैन से, वो उन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इवन दैट वो डायरेक्टली वाइट पीपल्स को टारगेट कर रहे हैं और वो दोबारा से वैसा सिस्टम लाना चाहते हैं जैसा कि हिंदूज़ और मुस्लिम मिलके इस कंट्री के अंदर काफ़ी लंबे समय से चला रहे थे, और वो इन सभी लोगों को फिरंगी कह के भी संबोधित कर रहे हैं। अगर आप देखें तो कानपुर में, बरेली में, लखनऊ में, सभी जगह तेज़ी के साथ रिवॉल्ट जो है फैलता जाएगा और जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो खुद से ये बात कहेंगे कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ब्रिटॉन्स का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो कोलैप्स कर जाएगा जैसे कि हाउस ऑफ कार्ड कोलैप्स कर जाता है। अब अगर हम देखें तो 1.2 जो टॉपिक है उसमें लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की बात होती है। तो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में हम समझ रहे हैं कि किस तरह से ये मैसेजेस ट्रांसफ़र होंगे कि सिपाही रिवॉल्ट कर चुके हैं और उनको आगे इस रिवॉल्ट को ले जाना है। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या हमें देखने को मिलता है कि आफ्टर द 7th अवध इरेगुलर कैवलरी had refused to accept the cartridges in the early May, they wrote to the 48 native infantry that they had acted for the faith and awaited for 48th soldier sepoy or their emissaries moved from one station to another. People were thus planning and talking about the rebellions. यानी कि जो सिपाही की लाइंस हैं, दैट मीन्स जहाँ आर्मी लेटी हुई है उन सब जगहों पर ये बात फैलती जा रही है तेज़ी से कि इनफील्ड कंपनी के जो राइफ़ल्स हैं उनके अंदर
पिग की और काऊ की चर्बी मिलाई गई है, जिसकी वजह से दिक्कत आएगी, रिलीजन वाइज हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर कैप्टन हेयरसे का दिया हुआ है कि कैप्टन हेयरसे ऑफ अवध मिलिट्री पुलिस हैड बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय हिज इंडियन सबऑर्डिनेट ड्यूरिंग द म्यूटिनी। द 41st नेटिव इन्फेंट्री विच वॉज स्टेशन इन सम प्लेस insisted that since they had killed all the white officer, the military police should also kill Hearsay or deliver him as a prisoner of the 41st। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जितने भी उनकी आर्मी के रेजिमेंट्स हैं उन सब के अंदर ये मैसेज तेज़ी से फैल रहा है और लोग रेबेल करते जा रहे हैं, और जितने भी वाइट पीपल्स हैं 1857 में उन सभी को वो मारने के लिए आतुर हैं, और उन सभी लोगों को वो चाहते हैं कि हम यहाँ से हटाएं, फिरंगी राज को यहाँ से ख़त्म कर दें। अब अगर बात करें हम टॉपिक नंबर 1.3 की, तो इसमें लीडर्स और फॉलोअर्स की बात आती है। तो जब हम इंडिया के साइड से देखते हैं तो हमें कई अलग अलग लीडर्स नज़र आते हैं, जैसे झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई आपको नज़र आती हैं, कानपुर में नाना साहेब आपको नज़र आते हैं, साथ ही साथ आप देखते हैं कि बहादुर शाह पूरे रिवोल्ट को कलेक्टिवली मुग़ल एम्परर लीड करते हैं, मंगल पांडे मेरठ में इसको कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कानपुर में पेशवा बाजीराव के जो सक्सेसर हैं नाना साहेब वो इस रिवॉल्ट को कंट्रोल करते हैं। जबकि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के आरा से कुंवर सिंह जो आते हैं वो इस रिवॉल्ट को इंडियन साइड से लीड करते हैं। अब अगर हम देखें तो एक और बात सामने निकल के आती है जो कि आपको इसी पेज पर 3rd पैरा में मिलेगी कि सब जगह जो लीडर्स हैं वो रानीज, राजाज, नवाब, तालुकदार, ऑफ्टन द मैसेज ऑफ द रिविलियन वॉज कैरिड बाय ऑर्डिनरी मैन एंड वोमेन एंड इन प्लेसेस बाय रिलीजियस मैन टू। फ्रॉम मेरठ देयर वर रिपोर्ट्स दैट अ फकीर हैड अपीयर्ड राइडिंग ऑन एलिफेंट एंड दैट द सिपॉइज वर विजिटिंग him frequently in Lucknow. After the annexation of Awadh, there were many religious leaders and self-styled prophets who preached the destruction of the British rule। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चाहे इंडिया के पीजेंट्स हों, जमींदार हों, तालुकदार हों, राजाज हों, नवाब हों, सभी लोग एक साथ यूनाइट हो जाते हैं और वो इस रिवॉल्ट में साथ देते हैं। अगर आप पेज नंबर 293 पर देखेंगे तो इसमें टू रेबेलियंस के बारे में, शाहमल के बारे में दिया हुआ है और मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में दिया गया है। अब अगर हम बात करें तो र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज, तो र्यूमर्स और प्रोफेसीज में आपको क्या में देखने को मिलेगा? र्यूमर्स और प्रोफेसीज में आपको ये देखने को मिलेगा कि र्यूमर्स किस तरह से फैलते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ किसी भी र्यूमर को आप आसानी से फैला सकते हैं, खासकर धर्म के नाम पर। तो इसमें एक इंसिडेंस दिया हुआ है उन्होंने, क्या है वो इंसिडेंस? ये है कि 1857 में आर्मी की रेजिमेंट कहीं लेटी हुई है, वहाँ एक लो कास्ट खलासी है, वो पानी पी लेता है किसी ब्राह्मण के लोटे से, तो वो कहता है कि आपने हमारे लोटे को टच करके ख़राब कर दिया। तो वो लो क्लास खलासी डायरेक्टली उससे बोलता है कि आपका धर्म तब पूरी तरह तबाह हो जाएगा जब आप ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए हुए एनफील्ड राइफल के कार्ट्रिजेस को, जिनमें काऊ और पिग की चर्बी है, अपने मुंह से फाड़ करके उसमें बंदूक में लोड करेंगे, तब आपका धर्म कहाँ जाएगा। इस तरह की बातें जब सोसाइटी के अंदर फैलना शुरू हुई तो फिर उनको लगा कि हमारे धर्म को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बातें हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि उन्हें क्रिश्चियनिटी का एक्सपेंशन का बड़ा डर रहा करता था। उनको रहता था ये मन में कि ये लोग जो हैं हमारे यहाँ के लोगों को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसमें? क्रिश्चियनिटी में। साथ ही साथ एक रिपोर्ट में ये भी क्लियर होके आता है कि चपातीस के अंदर विलेज टू विलेज वो लोग क्या कर रहे थे, मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर रहे थे। Students, in the next lecture we will discuss the remaining part of this chapter. Have a nice day. Thank you.